हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी और स्वागत है आपका हॉरिजॉन मंत्रा एजुकेशन पर। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 7 के इंडियन पॉलिटी के चैप्टर नंबर 7 के फंडामेंटल राइट्स, और आज हम उसमें कवर करेंगे राइट टू फ्रीडम। जो आपके आर्टिकल्स कवर होते हैं आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 19 जो है आपका, उसके अंडर आपके 6 राइट्स कवर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू रिसाइड एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ओके, इन सभी राइट्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे। ओके, पहले अभी इस टाइम पे 6 राइट्स हैं और पहले इसमें 7 राइट्स थे। तो जो आपका 7th राइट था वो राइट था आपका राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, और इस राइट को डिलीट कर दिया गया था आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के अंडर। ओके, तो अभी जो हमारा आर्टिकल 19 है उसके अंडर हमारे 6 राइट्स कवर होते हैं। ठीक है, और ये जो 6 राइट हैं ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट हैं, स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट है, नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल। मतलब कि ये जो राइट्स हैं आपको दिए गए, आप इनके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं, वो भी सिर्फ स्टेट के एक्शंस के अगेंस्ट, ना कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल आपके राइट को वॉयलेट करता है तो आप कोर्ट में रेमेडीज़ के लिए नहीं जा सकते हैं। ये जो राइट्स हैं सिर्फ ये ओनली स्टेट एक्शन के अगेंस्ट हैं, ना कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के। और जो आपका आर्टिकल 19 है इसको बैकबोन ऑफ द पार्ट 3 भी बोलते हैं। पार्ट 3 में आपके सारे फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड हैं, तो इसको बैकबोन ऑफ द पार्ट 3 बोलते हैं। और ये जो राइट्स हैं, दीज राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन। जो आर्टिकल 19 है वो सिर्फ आपके सिटीजन्स को ही प्रोवाइडेड है, और जो आपके नॉन सिटीजन्स हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनके लिए ये राइट नहीं है। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम ऑन द only on the grounds mentioned in the article itself। मतलब कि जो आपका स्टेट है, मतलब जो गवर्नमेंट है, वो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगा सकती हैं। और वो किस ग्राउंड्स पे, और जो रिस्ट्रिक्शंस के लिए ग्राउंड्स हैं, जो क्राइटेरिया है, वो आपके आर्टिकल 19 में ही मेंशन है, और किसी और ग्राउंड पे वो आप वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती है, स्टेट रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती है। अब हम बात करते हैं हमारा आर्टिकल 19, इसके क्लॉज 1 है और एक क्लॉज 2 है। जो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 है उसमें राइट्स दिए गए हमारे सिटीजन्स को, और जो आर्टिकल 19(2) है उसमें राइट्स दिए गए हैं हमारी स्टेट को। मतलब इसमें आपके जो आपका क्लॉज नंबर 2 है उसमें वो प्रोविजंस दिए गए हैं जिसमें स्टेट जो है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है हमारे राइट्स पर। ओके, तो हम अपना पहला राइट कवर करेंगे अभी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के ए में आएगा। ओके, तो इसमें क्या बोला गया है, ये जो आर्टिकल 19(1)(a) है, ये आर्टिकल बात करता है कि भारत के हर नागरिक के पास राइट है कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके, बिलीफ को एक्सप्रेस कर सके, चाहे वो बाय माउथ करे, बोल कर करे, लिख कर करे, प्रिंट कर करे, जैसे न्यूज़पेपर्स हो गए, पिक्चरिंग मतलब कि कोई मूवीज़ हो गई, कोई डॉक्यूमेंट्री हो गई, और इन एनी अदर मैनर। ठीक है, जो आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर कवर होता है। आपके हर सिटीज़न के पास राइट है टू रिमेन साइलेंट, मतलब कि अगर आपको किसी के खिलाफ गवाही नहीं देनी है, अगर आपको किसी के खिलाफ विटनेस नहीं बनना है, अगर आपको कुछ नहीं बोलना है, तो आपके पास राइट है टू रिमेन साइलेंट। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, मतलब कि आप कुछ भी अपने कमर्शियल पर्पस पे कुछ भी एडवर्टाइज कर सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यूज़। फिर आता है आपका जो आपके राइट्स हैं इसमें आर्टिकल 19 में, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। मतलब कि जो आर्टिकल 19 है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उस पर स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ये आपके 8 ग्राउंड्स के बेसिस पर, ये आपके 8 ग्राउंड हैं। मतलब कि अगर इससे आपके सोवरेनिटी और इंडिया
इंडिया इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया वायलेट हो रहा हो, या फिर इससे सिक्योरिटी इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा हो, या तो जो आपके फ्रेंडली रिलेशंस हैं विद द फॉरेन स्टेट वो उस पर कोई फ़र्क पड़ रहा हो, या तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो रही हो, ठीक है। डिसेंसी एंड मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कि डिसरिस्पेक्ट ऑफ द कोर्ट्स डिसीजंस, या डिफेमेशन किसी का हो रहा हो, या इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, मतलब कि कोई जैसे आपके कुछ लोग होते हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बेस पर जो आपका स्टेट है वो कुछ इन रीजनेबल ग्राउंड्स के बेस पर जो आपका स्टेट है कुछ वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। इसलिए ये जो आपके राइट्स हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स, ओके। फिर आता है हमारा फ्रीडम टू असेंबल। फ्रीडम टू असेंबल का मतलब है एक जगह इकट्ठे होना। आर्टिकल 19 के 1 क्लॉज के बी में ये कवर होता है। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू असेंबल, मतलब भारत के हर नागरिक के पास राइट है कि वो पीसफुली कहीं पे इकट्ठा हो सकता है विदाउट आर्म्स, मतलब उसके पास कोई हथियार नहीं होने चाहिए। ओनली ऑन द पब्लिक लैंड, मतलब आप पब्लिक लैंड पे ही असेंबली कर सकते हो, ना कि किसी के घर पर जाके आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। दिस राइट डजंट इन्वॉल्व राइट टू स्ट्राइक, और ये जो राइट है असेंबली का इसका मतलब ये नहीं है कि आप रैलीज निकालो किसी के अगेंस्ट स्ट्राइक कर दो, ये राइट उसके अंडर कवर नहीं होगा। और स्टेट भी ये राइट भी आपको पता है कि आर्टिकल 19 है, तो ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं अगर हमारी सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया इफेक्ट हो रहा होगा, तो इसके बेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी तब भी आपको ये जो आपका राइट है फ्रीडम टू असेंबल उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आपको पता है जो हमारा CRPC क्रिमिनल पिनल कोड के अंडर जो आर्टिकल सेक्शन 144 है उस अगर के अंडर जो आपका मैजिस्ट्रेट है वो रिस्ट्रेन कर सकता है किसी भी असेंबली को अगर उसको लगता है कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन या फिर डेंजर है किसी ह्यूमन लाइफ को, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, तो वो सेक्शन 144 के अंडर जो असेंबली है उसको रिस्ट्रेन कर सकता है। और जो आपका IPC है 141 उसमें क्या है, जो असेंबली 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की अगर असेंबली को अनलॉफुल माना जाएगा हमारे कौन से सेक्शन के अंडर, 141 IPC के अंडर। ये हो गया आपका राइट टू असेंबल। फिर आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस, ये आपका 19(1)(c) में कवर होगा। सभी नागरिक के पास राइट है कि वो एसोसिएशंस बना सकता है, यूनियन बना सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है, आपके ट्रेड यूनियंस जो रहते हैं वो ट्रेड यूनियंस बना सकता है, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज बना सकता है, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, कंपनीज, कुछ भी इनमें से कोई भी एसोसिएशन मतलब कुछ भी एस्टैब्लिश कर सकता है। और इस पे भी आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। सेम सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया अगर वायलेट हो रही हो, पब्लिक ऑर्डर की सिचुएशन हो या मोरालिटी हर्ट हो रही हो तो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। फिर आता है हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये आपके 19(1)(d) में कवर होगा। मतलब कि भारत के हर सिटीज़न के पास राइट है कि वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं पे भी जा सकता है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर कहीं पे भी वो जा सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, जैसे आपके इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और या फिर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब कि जो आपके शेड्यूल्ड ट्राइब जो ट्राइबल एरियाज रहते हैं वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं ताकि उनके कल्चर को और उनके लैंग्वेज, कस्टम, मैनर्स जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं उनको सेफ गार्ड किया जा सके या उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसलिए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं जो हमारे ट्राइबल एरियाज होते हैं वहाँ पे अलाउड नहीं होता, ठीक है। फिर और एक और चीज़ है यहाँ पे, और जो आपका फ्रीडम है, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स रहता है वो भी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ के इंटरेस्ट में और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक
मोराल्स के बेस पे कि जो आपका प्रोस्टिट्यूशन है, कुछ स्पेसिफिक एरियाज आपके रहते हैं इन चीज़ों के लिए, तो उस चीज़ को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। फिर आता है आपका फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। रेजिडेंस मतलब कि हर नागरिक के पास राइट है कि वो भारत के विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री वह कहीं पे भी सेटल हो सकता है या रह सकता है, चाहे वो टेम्पररी रह रहा हो या फिर परमानेंटली अपना घर बनाकर वहाँ पे सेटल हो गया हो। और इसमें भी रिस्ट्रिक्शन सेम वो 2 ग्राउंड्स हैं आपके, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और या फिर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। मैंने आपको बता दिया, टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव उनके कल्चर को, लैंग्वेज को, कस्टम को और मैनर्स को। आप उनके एरिया में नहीं जा सकते हो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। ओके, फिर आता है आपका फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ये आपका 19(1)(g) में कवर होगा। अब इसमें बोला गया है कि आप भारत के हर नागरिक के पास राइट है कि वो कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकता है, परसू कर सकता है, ठीक है, कोई भी ऑक्यूपेशन, बिजनेस कर सकता है, और जो आपका स्टेट है उस पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। ओके, और कोई भी इमोरल बिजनेस जैसे ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव और ट्रैफिकिंग, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उस टाइप के बिजनेसेस जो हैं वो इमोरल बिजनेसेस इसमें कवर नहीं होते हैं। और इसमें भी 2 कंडीशंस बताई गई हैं। स्टेट इज़ एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब प्रोफेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, मतलब कि अगर आपने कोई बिजनेस परसू किया है या कोई प्रोफेशन को आप प्रैक्टिस करते हो तो उसके लिए आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल डिग्री होना ज़रूरी है। स्टेट इज़ एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब, और स्टेट उस चीज़ को प्रिस्क्राइब कर सकती है कि पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके पास MBBS की डिग्री, डॉक्टरेट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस प्रोफेशन को परसू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपके क्वैक्स रहते हैं, उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं रहती, फिर भी वो एज अ डॉक्टर काम करते हैं, उन्होंने क्लिनिक्स ओपन किए रहते हैं, तो वो एक तरह से इलीगल है, ठीक है। और दूसरा क्या है, और टू कैरी ऑन बाय इटसेल्फ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस वेदर टू द एक्सक्लूजन ऑफ दिस आपके सिटीजन, मतलब कि जो स्टेट है उसके पास राइट है कि वो कोई भी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस को कैरी कर सकता है, ठीक है। और जो स्टेट है, स्टेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई इट्स मोनोपोली, मतलब स्टेट को किसी को कोई आंसर नहीं देना है अगर स्टेट किसी बिजनेस को एक्वायर करता है। फिर आता है आपका आर्टिकल 20, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, मतलब कि ये जो आपका राइट है आर्टिकल 20, इसमें प्रोटेक्शन दी जाती है अगर आपने कोई ऑफेंस किया हो, मतलब आपने कोई क्राइम किया हो, फिर भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। ये राइट, इस राइट के अंदर ये चीज़ कवर होती है। इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव punishment to an accused person, whether citizen or foreigner or a legal person like a company or a corporation, मतलब कि ये जो आपका प्रोटेक्शन है ये आपके सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए अवेलेबल है। ओके, इसमें 3 प्रोविजंस आते हैं आपके। जो आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है उसमें आता है आपका नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कि सबसे पहले मैं आपको 2 चीज़ें यहाँ पे समझा देती हूँ, प्रोस्पेक्टिव लॉ और एक होता है रिट्रोस्पेक्टिव लॉ, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव लॉ का मतलब क्या है, प्रोस्पेक्टिव लॉ का मतलब क्या होता है, अगर अभी 2020 चल रहा है और आपका जो लेजिस्लेचर्स है, जो लॉ बनाता है, वो ये बोलता है कि उन्होंने 2020 में कोई लॉ बनाया है और वो बोलता है कि अब से अगर कोई कुछ करेगा तो अब से उस पर्सन को इस लॉ के अंडर पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। मतलब कि अभी अगर कोई लॉ बनाया गया है 2020 में तो अभी से ही आगे जो अगर वो कुछ ऑफेंस करता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगा। और रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब है अगर 2020 में कोई लॉ बनाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि 1980 के बाद से जिसने अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, तो वो एक होता है रिट्रोस्पेक्टिव लॉ। ओके,
तो अब ये जो है आपका आर्टिकल 20 है, ये प्रोटेक्ट करता है लेजिस्लेचर को कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाने से, कि जो लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाता है, लॉज बनाता है, कि वो ऐसा लॉ नहीं बना सकता, कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं बना सकता। यहाँ पे ये जो आपका आर्टिकल 20 है उसको प्रोटेक्शन देता है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है। और जो है आपका इसमें दो चीज़ें आएंगी आपकी, एक ऑफेंस है, मतलब कि अगर आपने कोई ऑफेंस किया है और उस ऑफेंस के लिए कोई लॉ एट प्रेजेंट अभी इस टाइम, जिस टाइम पे आपने कोई ऑफेंस किया है और उसके लिए कोई लॉ बना हुआ है, तभी आपका वो ऑफेंस कहलाएगा। अदरवाइज अगर उस चीज़ पे कोई लॉ नहीं बना है तो आप एक इनोसेंट करार, आपको कोई एक आप इनोसेंट माने जाएंगे और आपको कोई आपके ऊपर कोई भी क्राइम का चार्ज नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि और जिस लॉ के अंडर आपको पनिशमेंट मिला है, आपको उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिल सकता। ठीक है, मतलब कि जो भी पेनल्टी आपको मिलेगी वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, जो उस लॉ में मेंशन है उससे ज़्यादा आपको पेनल्टी उस एक्ट के लिए नहीं मिल सकती। ये आपका मतलब होता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब है कि जो आपका लॉ बना है आपको उसी के हिसाब से पेनल्टी पेनल्टी लगनी चाहिए। और आपको अगर उस लॉ के अंडर कोई भी अगर उस लॉ में मेंशन नहीं है कि जो आपने एक्ट किया है वो एक ऑफेंस है, तो आप एक तरह से इनोसेंट हैं बिल्कुल। ओके, सेकंड प्रोविजन है आपका इसका नो डबल जेपर्डी। ठीक है, नो डबल जेपर्डी ये आता है आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में। ओके, तो इसमें क्या बोला गया है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ठीक है, अगर आपने कोई गलती, अगर आपने कोई क्राइम किया है, कोई ऑफेंस किया है और आप सेम ऑफेंस और आपको उस ऑफेंस के लिए आपको प्रोसिक्यूट किया गया, प्रोसिक्यूशन आपका हो चुका है, मतलब कोर्ट में ट्रायल्स आपके हो चुके हैं, और थर्ड आपको उस चीज़ के लिए पनिशमेंट भी मिल चुका है। ओके, तो अगर आप सेम ऑफेंस फिर से करते हो, सेम क्राइम आप फिर से करते हो, तो आपको उस क्राइम के लिए आपको उस क्राइम के लिए पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। मतलब आपको, इसका मतलब है कि 2 बार आपको सेम ऑफेंस के लिए कभी भी पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। हाँ, अगर आपका ऑफेंस और आपके क्राइम का अगर नेचर चेंज होता है, अगर मान लो आपने अभी किडनैपिंग का आपके ऊपर कोई चार्ज था और आपने बाद में मर्डर किया है, ठीक है, तो आपके ऊपर आपका प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट दोनों हो सकता है, अदरवाइज नहीं। और इन केस अगर अभी आपने किडनैपिंग, अभी आपको जैसे किडनैपिंग के लिए प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट मिला है, तो आपको नेक्स्ट टाइम हम आपके ऊपर कॉन्स्पिरेसी ऑफ दी आपका किडनैपिंग का चार्ज लगा सकते हैं, बट सेम आपके ऊपर चार्जेस कभी भी नहीं लग सकते और सेम पनिशमेंट आपको सेम ऑफेंस के लिए कभी नहीं मिल सकती। अगर आपका नेचर ऑफ द क्राइम चेंज होता है तब आपको पनिशमेंट हो सकती है। अब आता है आपका नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये आता है आपका आर्टिकल 20 के 3rd क्लॉज में। इसमें बात की गई है, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आप किसी भी इंसान को उसी के खिलाफ विटनेस देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप किसी भी पर्सन को उसी के खिलाफ विटनेस बनने के लिए, अपने खिलाफ विटनेस बनने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हो। ये आपका आता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और ये चीज़ भी तभी, ये इस आपके आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंडर भी आपको तभी प्रोटेक्शन मिल सकता है अगर आप 3 इंग्रेडिएंट्स फॉलो करते हो। मतलब अगर आपके ऊपर कोई चार्ज, ऑफेंस का चार्ज लगा है, सेकंड चीज़ आपकी है आपको उस चीज अपने ही खिलाफ विटनेस देने के लिए फोर्स किया जा रहा है, और जो थर्ड चीज़ ये है जो आपको विटनेस बनने के लिए फोर्स किया जा रहा है और वही विटनेस आप ही के अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है, उस ग्राउंड पे आप आर्टिकल 20 के अंदर प्रोटेक्शन ले सकते हो अगर आप ये 3 प्रोविजंस फुलफिल करते हो। ओके, ये हो गया आपका प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 20। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी।
ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, इसमें बात की गई है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज आर्टिकल 20 में बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है वो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन है, और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का से लिया गया है। तो अब हम बात करते हैं हमारा प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जो आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसके अंडर जो आपके कोर्ट्स हैं उनके पास पावर होती है कि वो आपके जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, दोनों जो आपके लेजिस्लेचर हैं और एग्जीक्यूटिव हैं उनके दोनों के एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। आपका जो कोर्ट होता है वो दोनों के एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। और जो आपका कोर्ट है उनके पास पावर होती है, वो क्वेश्चन कर सकते हैं हमारे लेजिस्लेचर से कि क्या आपके पास इन लॉज को बनाने की पावर है। अगर पावर है तो और जो ये आप लॉज बनाओगे क्या वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से कंप्लायंट हैं या नहीं। ये दो क्वेश्चन पुट अप करने की पावर हमारे कोर्ट्स के पास होती है, जो किसको क्वेश्चन करेंगे, आपके लेजिस्लेचर्स को, जो आपका पार्लियामेंट रहता है उनको क्वेश्चन करने की पावर हमारे कोर्ट्स के पास रहती है। ये आपका जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये हमारे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ओके, तो अगर जो आपका अगर ये दोनों चीज़ें, जो दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या लॉ बनाने की पावर है, और अगर है तो आप क्या, और जो आप लॉज बना रहे हैं वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से कंप्लायंट है या नहीं। और दूसरी चीज़ ये आपका हो गया सब्सटेंसिव, और दूसरी चीज़ प्रोसीजरल में ये चीज़ आएगी आपकी कि जो आपका प्रोसीजरल का मतलब है कि जो लॉज बनाए जाएंगे उनको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और उनको कैसे फॉलो किया जाएगा। आपके कोर्ट्स जो हैं वो उनको भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं जो आपके कोर्ट्स लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन मतलब पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास पावर है लॉज को बनाने की, और दूसरी चीज़ की अगर आप जो लॉज बनाएंगे सब्सटेंटिव का मतलब है कि लॉज क्या होने चाहिए, वो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और उन्हीं लॉज को कैसे फॉलो करेंगे और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं हमारे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से कोर्ट्स जो हैं हमारे, और जो इन दोनों के एक्शंस हैं उन पे जो हमारे कोर्ट्स हैं उनका कंट्रोल रहेगा। ओके, जो ये बात की हमने हमारे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की। ठीक है, और ये आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इसको फॉलो करता है। और जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने ये चीज़ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टडी करी, तो जो हमारे BR अम्बेडकर जी थे उनको लगा कि ये फ्रेज़ हमारे आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 21 में होना चाहिए। तो जो हमारे सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे उन्होंने बोला नहीं, हमें अभी उन्होंने कहा कि जो हमारे सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे उन्होंने कहा कि आगे जब हमें सोशल आपके लेजिस्लेचर लाने पड़ेंगे तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये थोड़ी दिक्कत करेगा। मतलब कि उन्होंने कहा कि हमें इसकी जगह प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फ्रेज को इंक्लूड करना चाहिए। और जो बात करते हैं हमारे सिर्फ इस पार्ट की, प्रोसीजरल और एग्जीक्यूटिव पार्ट की। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और आर्टिकल 21 में बात की गई है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ रादर देन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ओके, और ये जो आपका आर्टिकल 21 है ये दोनों को, हमारे सिटीजन को और नॉन सिटीजन्स को, दोनों को अवेलेबल है ये वाला आर्टिकल, ये वाला राइट।
तो अब बात करते हैं हम जो 1978 था, जब हमारा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ, तो जो 1978 तक जो था, तो हमें सिर्फ प्रोटेक्शन मिली थी हमारे आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन से। ठीक है, जो आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन से हमें सिर्फ प्रोटेक्शन थी, ना कि हमें आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन से हमें कोई प्रोटेक्शन थी। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ आपका, जब आपका 1978 में जो मेनका गांधी केस आया, उसने क्या किया, जो आर्टिकल 21 था उसके स्कोप को ही इलैबोरेट कर दिया। ये मैं आगे डिस्कस करूंगी हमारा मेनका गांधी वाला केस। और उससे पहले हम बात कर लेते हैं पर्सनल लिबर्टी की। पर्सनल लिबर्टी में और एक इसमें हम एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे हमारा A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जो 1950 में हुआ था। जो A.K. गोपालन थे उनको डिटेन कर दिया गया था, अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंडर उनको डिटेन कर दिया गया था। और उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और बोला कि ये मेरा पर्सनल लिबर्टी का इन्फ्रिंचमेंट है, ये मेरे पर्सनल लिबर्टी का इन्फ्रिंचमेंट है। तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने बोला कि जो आपकी पर्सनल लिबर्टी है वो सिर्फ दो केसेस में इन्फ्रिंच होती है, एक होता है फिजिकल रिस्ट्रेंट और दूसरा होता है कोercion। ओके, तो और यहाँ पे बहुत ही नैरो इंटरप्रेट किया आपका पर्सनल लिबर्टी को। ओके, और उसके बाद आपका आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में। मेनका गांधी जी थी, उनका जो पासपोर्ट था वो उनका पासपोर्ट सीज कर लिया गया था और उनको कोई रीज़न दिए बिना वो सीज कर लिया गया था। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज किया और बोला कि ये मेरा पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है। ठीक है, तो फिर इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट था, उन्होंने जो अपना जजमेंट था जो उन्होंने A.K. गोपालन में दिया था और उसको रिफर्म्ड किया अपने जजमेंट को, और बोला कि जो आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो एक कंसेप्ट है वो एक वाइड कंसेप्ट है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ओके, और इसके बाद 1978 के बाद जो था हमारा, जो हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ था और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, अब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह गया था, अब ये दोनों सेम चीज़ हो गई थी 1978 के बाद। ओके, अब बात करते हैं हम लाइफ, आपका राइट टू लाइफ और आपका राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। लाइफ क्या है, तो जो राइट टू लाइफ है उसके अंदर बहुत सारे राइट्स हैं, मोर देन 14 राइट्स हैं आपके। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्रिवेसी एक अपने आप में जो राइट टू लाइफ है इसके अंडर आता है, ये अलग से कोई सेपरेट राइट नहीं है। राइट टू शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे राइट्स हैं जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक एमिनिटीज़ हैं किसी इंसान की, वो सारे राइट्स हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर कवर होते हैं। और आपको और एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं, हाँ, अगर आप, जैसे आपको राइट दिया गया है, राइट टू लाइफ आपको मिला है, तो आपके पास राइट टू डाई नहीं है। ठीक है, अगर आप, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको जैसे अगर आपने अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस है, अगर आपने किसी सुसाइड करने की कोशिश की है और आपको उसके अंडर सज़ा मिलती है और आप उस चीज़ को चैलेंज करते हो कोर्ट में और बोलते हो कि जो सेक्शन 309 के अंडर आपको अटेम्प्ट टू सुसाइड के अंडर आपको सज़ा मिलती है और आप इस चीज़ को चैलेंज करते हो कोर्ट में कि ये तो राइट टू लाइफ के अंडर है, कि ये तो हमारा राइट है, तो वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। अगर आपको कोई राइट आपको मिला है, अगर आपको कोई राइट आपको मिला है तो आप उसको गिव अवे नहीं कर सकते हो। अगर आपको राइट टू लाइफ मिला है तो आपको राइट टू डाई नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ये आपके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। अब आता है हमारा आर्टिकल 21 जो है, एंड होना था यहाँ पे, आर्टिकल 21 एंड इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी के टाइम हमारा आर्टिकल 21 है उसको सस्पेंड कर दिया जाता था। और ये अभी 3 बार जब हमारी इमरजेंसी लगी थी, 1962 में चाइनीज़ वॉर के टाइम, और 1971 इंडिया पाकिस्तान, और 1976 जब आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस के अंडर आपके जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उन्होंने इंटरनल इमरजेंसी लगा दी थी। तो आपका ये 3 बार आपका आर्टिकल 21 सस्पेंड किया जा चुका था। और उसके बाद जो था आपका 44th अमेंडमेंट 1978 के अंडर जो था आपका
आर्टिकल 21 को बोला कि इसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो, इस प्रोविज़न को यहाँ से हटा दिया गया था। ओके, फिर आता है हमारा आर्टिकल 21A, जिसको हमने ऐड किया था हमारे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंडर हमने इसको ऐड किया था। तभी 21A है, राइट टू एजुकेशन, मतलब कि हर स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन, जिनकी एज है 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और एजुकेशन कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, और वो एक फंडामेंटल राइट है। और इसमें सिर्फ आपके 14 साल तक की उम्र की एजुकेशन की बात की है, हायर एजुकेशन की बात नहीं की गई है, ठीक है। और यही प्रोविजन आपका फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल 45 में भी, जो आपके DPSP हैं, जिसमें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें भी आपके पार्ट 4 में ऐड किया गया है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए। फिर आता है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 22, जिसमें प्रोटेक्शन दी गई है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ओके, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अगर आप अरेस्ट हो चुके हैं तो उसमें भी आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं हमारे आर्टिकल 22 के अंडर, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। अरेस्ट का मतलब क्या होता है? अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है तो अरेस्ट का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी लिबर्टी है, आपकी फ्रीडम है, उसको रिस्ट्रेन कर दिया गया है, ठीक है। उसको रिस्ट्रेन कर दिया गया, जो आपकी मैक्सिमम लिबर्टी है उसको रिस्ट्रेन कर दिया गया है। अरेस्ट का मतलब ये चीज़ होती है। अरेस्ट में भी अब इसमें क्या है, 2 टाइप की आपकी अरेस्ट होती है, प्यूनिटिव अरेस्ट होती है और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है। प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन में सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो आपका प्यूनिटिव डिटेंशन है, जब आप क्राइम कर चुके हो उसके बाद आपको अरेस्ट किया जाता है और उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट आप प्रोटेक्शन ले सकते हो आर्टिकल 22 में, ठीक है। और जो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इसमें क्या है, किसी इंसान को डिटेन किया गया है सस्पिशन के तौर पे, मतलब कि ही हैज़ द कैपेबिलिटी टू डू सच अ क्राइम, तो उस बेस पे आप किसी इंसान को अरेस्ट करते हो ताकि वो कोई क्राइम ना करे, उसको उस क्राइम को रोकने से, अगर उसने पहले कोई क्राइम किया है तो उसको फर्दर कोई क्राइम से रोकने से, फ्यूचर में कोई क्राइम को होने को रोकने से आप प्रिवेंट कर सकते हो हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन में, ओके। और जो आपका प्यूनिटिव डिटेंशन है वो आपका अंडर ऑर्डिनरी लॉज के, जो आपका प्यूनिटिव डिटेंशन है वो आप ऑर्डिनरी लॉज के अंडर कर सकते हो, और जो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो सिर्फ अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंडर किया जा सकता है। अब जो आपका प्यूनिटिव डिटेंशन है उसके अंदर जो आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 है, उसमें 2 सेफ गार्ड दिए गए हैं, ठीक है। तो मतलब उसमें क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट, मतलब कि जो आपका डिटेन्यू है, मतलब जिसको आपने डिटेन या अरेस्ट किया हुआ है, उसके पास राइट है कि आप उसको सारी इन्फॉर्मेशन दें कि आपने किन ग्राउंड्स पे आपने उसको अरेस्ट किया है, ये उसका एक राइट है, ओके। और उसका एक और राइट है कि टू कंसल्ट अ लॉयर, मतलब कि उसके पास राइट है कि वो अपने किसी लीगल प्रैक्टिशनर को अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपने आप को कोई वकील हायर करे अपने लिए। अगर वो जैसे अगर कोई पुअर है या फिर वो कोई वकील को अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फ्री लीगल एड उन लोगों को प्रोवाइड कराए, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ये आर्टिकल 22(1) के अंडर आएगा। फिर आर्टिकल 22 के अंडर भी आपको 2 सेफ गार्ड्स दिए गए हैं जिसमें बात की गई है, ये आपका सिर्फ ये सारा आपका प्यूनिटिव डिटेंशन के अंडर सेफ गार्ड्स दिए गए हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आर्टिकल 22 के अंडर आपको 2 सेफ गार्ड दिए गए हैं। अगर आप किसी को अरेस्ट या डिटेन करते हो तो आपको उस इंसान को मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस करना होता है, और नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स। और इसमें आपके एक्सक्लूडिंग होते हैं आपके ट्रैवलिंग आवर्स, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, उसको यहाँ से वहाँ ले जाना है, मैं उस टाइम को काउंट नहीं किया जाएगा, एक्सक्लूडिंग आपका ट्रैवलिंग आवर्स और अदर टाइमिंग्स जो आप लेते हो, ठीक है। नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स, अगर आप उस इंसान को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश कर पा रहे हो तो आपको उसको रिलीज़ करना पड़ेगा,
ओके, ये दो आपके सेफ गार्ड्स हैं आपके आर्टिकल 22 में आपके प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए। फिर आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। मैंने आपको बता दिया कि क्राइम हुआ नहीं है, आपने सिर्फ सस्पिशन के तौर पे उसको अरेस्ट किया है किसी पर्सन को, ताकि फ्यूचर में वो क्राइम ना कर सके। ओके, इसमें आपके जो आर्टिकल 22 के 4th क्लॉज में है, इसमें बात की गई है नो डिटेंशन मोर देन 3 मंथ्स। आप किसी भी पर्सन को 3 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते हो अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट्स सफिशिएंट कॉज। मतलब कि जो एक एडवाइजरी बोर्ड होता है जिसमें कि आपके जजेस रहते हैं हाई कोर्ट के, अगर वो बोलते हैं कि इस इंसान को 3 महीने से ज़्यादा डिटेन करना चाहिए तो आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज आप 3 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते। ओके, और अब हम इसको रिलेट करेंगे हमारे आर्टिकल 22 के 7th क्लॉज से। मतलब कि अब कितना 3 महीने मतलब एक्सटेंड करने की बात तो की गई है कि एडवाइजरी बोर्ड रिकमेंड कर सकता है कि 3 महीने से ज़्यादा उसको डिटेन किया जा सकता है। तो कितना मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम पीरियड उतना होना चाहिए जिस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर उसको अरेस्ट किया गया है, जिस भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर उसको डिटेन किया गया है, और उस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर जो भी मैक्सिमम पीरियड दिया गया है कि इससे ज़्यादा उस क्राइम के लिए किसी इंसान को मतलब डिटेन नहीं किया जा सकता, तो वही मैक्सिमम पीरियड यहाँ पे मेंशन जो एडवाइजरी बोर्ड होगा वही मैक्सिमम पीरियड बताएगा, और उस पीरियड से ज़्यादा हम उस पर्सन को डिटेन नहीं कर सकते। और ऑथराइज कौन करेगा? ऑथराइज इज जो आपका पार्लियामेंट है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो प्रिस्क्राइब करे सर्कमस्टांसेस, कि वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होने चाहिए जिसमें किसी पर्सन को 3 महीने से ज़्यादा के लिए अरेस्ट किया जा सकता है और डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, ये अथॉरिटी सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ये आपके आर्टिकल 22 क्लॉज 7 में आएगा। और जो प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड, मतलब कि जो आपका ये आपका पार्लियामेंट है इसी के पास अथॉरिटी है कि वो बताए कि जो प्रोसीजर है, जो एडवाइजरी बोर्ड कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगी उसकी डिटेंशन के लिए, कि कितना आपको कितने महीने तक आपको बढ़ाना है। ओके, फिर आता है आर्टिकल 22 का क्लॉज 5। आर्टिकल 22 का क्लॉज 5 बात करता है सेम जो आपका प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए था कि राइट टू बी इन्फॉर्म, कि जो डिटेन्यू है उसको बताना उसका राइट है कि उसे पता हो कि कौन से ग्राउंड्स पे आपने उसको अरेस्ट किया है, और उसके पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए। और राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि द डिटेन्यू शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट अ डिटेंशन ऑर्डर। उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ताकि वो रिप्रेजेंटेशन कर सके अपना अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर। अब आता है हमारा आर्टिकल 22 क्लॉज 6। उसमें बात की गई है जो भी आप डिटेल्स अपने डिटेन्यू को यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, और आपके पास राइट, आप अगर वो आपके पब्लिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन उसको देनी चाहिए। आप मतलब कि एक तरह से आपको कंपेल नहीं किया जा सकता उसको सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करता हो। ओके, ये हो गया हमारा आर्टिकल 22 पूरा कंप्लीट। ये हमारा हो गया राइट टू फ्रीडम जो हमारे 19 से लेके आर्टिकल 22 तक था। ठीक है, होप यू लाइक माय वीडियो, आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ राइट, रिव्यू, रिकमेंड एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।